चिराग पासवान इन दिनों तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर काफ़ी हमलावर दिख रहे हैं। अभी अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां हम आपको ले चल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने में कुछ भी बोल दे। चलिए आपको हम चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं कि आखिर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। किसी से नहीं छूटी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर दिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के साथ। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। पर आज नहीं 2 दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करता है। अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए तो आप बताइए भैया, बिहारी कहाँ जाएगा? अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही, व्यवसायिकों की हत्या हो रही। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए, जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है, तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई, जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहां पे कार्यरत। 14 तारीख को इनकी हत्या की गई। 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई। अब मुझे नहीं पता कि विलंब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है, उससे पहले ये जानकारी सामने नहीं है, जो भी है। पर एक अधिकारी की हत्या हुई है यहाँ पर, जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो बिहार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर अब भी वो खामोश रहते हैं तो आप बताइए कैसे मनोबल आप बढ़ाएंगे? बिहार पुलिस में जो लोग तैनात हैं, कैसे उनको इस बात का सुरक्षा का भाव मिलेगा भैया कि अगर आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सरकार हमारे साथ होगी। क्या ऐसे में पुलिस में तैनात हमारे जवानों का, उनका मनोबल नहीं गिरेगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोलना जरूरी समझा, जाना जरूरी समझा, परिवार की उचित मदद करना जरूरी समझा? गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या पर आज मुख्यमंत्री मौन है। कल को बताइए ना भाई, प्रशासन के लोग क्यों जाएंगे, क्यों वो जाकर भिड़ेंगे अपराधियों से, जब उनके सामने इस तरीके के उदाहरण है कि भाई कल को हम मर भी जाएंगे तो हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। और किस बात पर उनकी हत्या की गई? मवेशियों का के साथ जिस तरीके से अपराधी उनके साथ होकर रहते, उसको लेकर उनकी हत्या की गई, उसके विरोध में ये अधिकारी वहां पर गए। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शब्द इस पर बोलना जरूरी नहीं समझा। 15 अगस्त को जब वो झंडा फहरा रहे, शहीदों को याद कर रहे और बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे, और आज जब उन्हीं के राज्य बगल के जिला में समस्तीपुर की घटना, रहने वाले वो अलग है, समस्तीपुर की घटना, और उस पर उन्होंने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। बार बार इसी बात को हम कहते हैं भाई कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो सुरक्षा का भाव नहीं देंगे, और ये सुरक्षा का भाव अधिकारियों को भी देना जरूरी है भाई, तभी उनका मनोबल बढ़ेगा, तभी वो और मुस्तैदी से जाके, कोई लड़ने से डरता नहीं है भाई। और हमारे बिहार पुलिस के जवानों में इतनी क्षमता है कि वो सीने पे जाकर गोली खाएंगे और डट कर लड़ेंगे और सामना करेंगे, और वो कर भी रहे भाई, कर भी रहे। सामने इतने अपराधी होते हैं, अकेला एक जवान जाकर उनसे भिड़ जाता, डरता नहीं है वो। पर कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो वो चाहता है इस सरकार से कि आज हम आपके लिए लड़ रहे हैं और सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है हम आपके लिए, पर हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या? कम से कम कोई जाकर उनके आंसू तो पोंछ दे। और इसी तरीके की एक और घटना, और ये तमाम ये लोकतंत्र की स्तंभ है,
जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब INDI गठबंधन के साथ जब ये जाते हैं, वहां जाकर ये बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। फैशन बन गया आजकल बोलना। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो 2 शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? क्या ये देश इतना हल्का है कि इसमें कोई भी आएगा और लोकतंत्र की हत्या कर देगा? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमजोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की? जिन्होंने खुद जनादेश का 2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? NDA के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? NDA के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। ये कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? 5 साल तक आपको श्रद्धा अटल जी याद नहीं आते। महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको हाथ दिखाने के लिए, दिल्ली तो गए थे हाथ दिखाने, नहीं मतलब हकीकत में भी हाथ दिखाने गए थे। एम्स गए थे अपने आंख का इलाज, क्योंकि बिहार के किसी अस्पताल पर इनका विश्वास है। एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज करा, पर आप तो दिखाकर आएंगे अपने गठबंधन को भी। जवाब की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहां के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ देते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया। भैया क्या मांग रखेंगे? क्या मिलेगा इस सरकार से? उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर है। पर जब आप इस उम्मीद को भी तोड़ देंगे, जब भविष्य की किसी को उम्मीद नहीं रहेगी, वो आस नहीं रहेगी, वो कल्पना नहीं रहेगी, तो बिहारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा? और यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहारियों की उम्मीद तोड़ रहे हैं। क्यों मेरे बच्चे भैया कोटा जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? और वहां जाकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार उनको कंफर्ट देता, वो परिवार उसको यहाँ पर रखने के लिए सक्षम नहीं। उसको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा, डिग्री का कोर्स करने जाएगा तो 3 साल के कोर्स में उसको 5-6 साल लग जाएगा, और 5-6 साल के बाद जाकर कहीं उसको कोई डिग्री मिल गई तो नौकरी मांगने जाएगा तो यही सरकार उस पर लाठी चलाएगी। तो इसीलिए ये उम्मीद बिहारी खो चुके हैं, और अपने बच्चों को जीने मरने की चिंता किए बिना दूसरे राज्यों में भेज, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वहां वो लड़ रहे हैं जीवन से, अपमानित हो रहे, पर अपने राज्य में वापस नहीं आ पाए, आत्महत्या कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। कोटा में अभी परसों जिस तरीके से एक बच्चे ने आत्महत्या कर, क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसके परिवार से जानना चाहा, पूछना चाहा कि भाई क्या हुआ, क्यों हत्या की? क्या उन्होंने इस बात की जांच करनी जरूरी समझी कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों बिहारी बच्चों हत्या कर रहे हैं? एक जांच टीम उन्होंने भेजना जरूरी समझा कि जाए जाकर इसकी जांच करे। भाई स्थानीय प्रशासन दीपापोती करेगा, आपको तो अपने प्रशासन पे विश्वास होगा ना, पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वो मुख्यमंत्री है जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छा यूक्रेन में इतना बिहारी बच्चा गया है, हमको तो पता ही नहीं। केंद्र सरकार यूक्रेन से बच्चों को ला रही है फ्लाइटें भर भर युद्ध के समय। इन्होंने एक बार ये जानना जरूरी नहीं समझा कि जो बच्चे बाहर गए कम से कम उनका डेटा तो हो हमारे पास। जाकर पूछिए बिहार सरकार के पास है कोई डेटा? इनके पास एक आदमी की जानकारी इनके पास नहीं है कि कितने बिहारी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश में गए। और फिर बोलते थे 2005 में कि हमारा सपना है कि जो पलायन कर गए हैं वो वापस अपने प्रदेश में। बिहार पर बिहारी पर बोलता है कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए, एक मंत्रालय अलग से गठित हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की चिंता करे। भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा नाम, जिसने बिहारियों की पहचान को कहां से कहां वो लेकर गए, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या हुआ और क्या तत्परता दिखाई उस मुख्यमंत्री जी ने, जब तक उनके पिता ने आकर मांग नहीं की। उन्होंने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं की। 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतने के बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। क्या तब तक वो तथ्य रहे होंगे? क्या वो सबूत बचे होंगे वहां पर? क्यों नहीं तुरंत इन्होंने अपनी टीम को वहां पर भेजा कि जाइए जाकर जांच कीजिए, बिहारी मरा वहां पर? ये तो इनकी संवेदना है बिहारियों को लेकर। भाई जब अपने बिहार में मर रहे बिहारी भागे भागे जाते हैं ये दूसरे राज्यों में, बेंगलुरु गए थे भागे भागे, अभी इनके घर पे जाके देखिए सूटकेस खुला होगा, पैकिंग चल रही होगी, मुंबई जाने की। नहीं अभी तो क्या दिल्ली से वापस आएंगे तब पैकिंग करेंगे, पर मुंबई जाएंगे ये। भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे हैं अर्जी लेकर
केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के सबसे ज्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा। उसी दिन जाके पहुंच के भले केजरीवाल जी से मिले कि नहीं मिले, और बधाई देने ये दिल्ली यहाँ से भागे भागे दिल्ली तक गए। और इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए। अरवल में माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई। बच्ची 5 दिन तक यही पीएमसीएच में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी, मैं जिन निगाहों से देख रही थी। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जरूरी समझा वहां जाकर। तो जब मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी जब खामोश रहेंगे भाई, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग आप कर रहे हैं, जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं, चौकीदार को ऐसी जगहों पे गश्त पे भेजा जाता है, निहत्थे उनको भेजा जाता है जहां पर आए दिन उनकी हत्या की जा रही है, और मुख्यमंत्री खामोश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार इन्होंने जानना जरूरी नहीं समझा कि भाई चौकीदार को आधी रात में इस ड्यूटी पे क्यों भेजा गया। एक बार इन्होंने पूछताछ करनी जरूरी नहीं समझी, और जाकर वो शहीद हो गया, उसके बाद खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पासवान समाज के लड़कों की गला रेत कर हत्या की जा रही। कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता। पत्रकारिता के समाज के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, प्रशासनिक लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री लगे दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में। उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीजों। और आज जब बिहार एक तरफ अपराधियों से ग्रस्त, वहीं बार बार हम बोलते हैं कि भाई हम कोई भविष्य बदला नहीं, पर यह बात हर बिहारी जानता है कि इन महीनों में बिहार में बाढ़ सुखाड़ आती है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में एसी के कमरे में बैठे आराम फरमा रहे और इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के। पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक वहां पे की, जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोला कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग ये कीजिए ताकि सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75%। दक्षिण बिहार में जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85। जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहाँ रहा है उसमें भी 65% के लोग दिखा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा जिला जहां पे हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पे कागज पे ये कार्रवाई। अधिकारी से पूछे कि भैया कौन गया था सर्वे के लिए, तो हम वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। वीडियो से पूछे कि भैया कौन गया था, तो हम फलाना से करवा देंगे। कोई जमीन पर नहीं गया। कितने इनके अधिकारी है भैया जो गर्मी में निकलते हैं, धूप गर्मी पसीने में देखे किसी अधिकारी को? इनके मुख्यमंत्री को खुद देखे कभी एक माथे से खून टपक जाए उनकी पसीने की? गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मर्द में बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? और ये लोग सर्वे करेंगे किसानों का। इन लोगों के पास जानकारी होगी भैया कि किसानों की क्या वहां पे रोपनी हुई या नहीं हुई। और ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट बना बनाकर ये लोग किसानों को उनके अधिकारों से दूर। आज किसान भुखमरी के कगार पर आ गया जो अन्नदाता है। वही नॉर्थ बिहार में जाकर देख ली, कोसी में किस तरीके से पानी उफान मारा। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास कोई नहीं, इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। अच्छा अभी उठने दो, पानी उठने दो, अभी तो कटाव शुरू ही हुआ है, कटाव का पानी घुसने दो। जब तक खेतों में नहीं जाएगा, जब तक गांव में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा, जब तक कुछ लोग डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, इनको थोड़ी लगेगा कि भैया विकराल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कोई मरेगा तब ना इनको लगेगा कि डूब के मर गया, इसका मतलब पानी आ गया। और फिर ये अपना उड़न खटोला निकालेंगे, ऊपर से जाकर घूमेंगे और बोलेंगे हाँ पानी आ गया। और ये वही है क्विंटल बाबा कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? अब आपको जरूरत नहीं है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आप समीकरण के माहिर हो गए। हमको तो समझ में नहीं आता जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भैया सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं। ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को सोशल इंजीनियरिंग कोई तारीफ नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी। जातीय समीकरण को बिठा बिठाकर चुनाव जीतना, और इनको यह अस्त्र पता चल गया, इसीलिए काम करना ये जरूरी नहीं समझते। क्या काम किया? उस दिन बोल रहे थे ना हमारे सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है। तो आप लोग के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है, जानता है कि 2005 में भी थे। तो प्रभु 2005 में थे, 2020 में फिर आप तीसरे नंबर पर आ गए, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों आ गए। बिहार की जनता ने आपको सराखों पे बिठाया था, ठीक बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 2010 में आपको सराखों पे बिठाया था इसी जनता ने, अपार बहुमत दिया था। कमियां आप में रही कि 2010 से 2020 आते आते उस अपार बहुमत से आप पुनः तीसरे नंबर की पार्टी बन गए।
क्यों बने, ये आत्ममंथन कीजिए। आज किसी दूसरे की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बोलते थे कि बीजेपी वाला हमको जबरदस्ती बना दिया, इतना जबरदस्ती बना दिया तो काहे नहीं राजद के सामने जाके प्रस्ताव रखे थे कि हम गठबंधन करेंगे, पर तब करेंगे जब आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। काहे जाके फिर उसी के मुख्यमंत्री बनकर बैठे वहां पे। 2020 में परिणामों के बाद तो बड़ा जरा चीज के बोल रहे थे कि हम कहां बनना चाहते हैं, यही तो बोला कि आप ही बनिए, आप ही बिहार संभाल सकते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, उन्हें तो बोल रहे हैं कि आप जाइए देश संभालिए, हम लोग आने को तैयार है। तो काहे नहीं जाके इस्तीफा दे देते बना देते। पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती है कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री मौन। आज जब बाढ़ सुखाड़ से बिहार ग्रस्त है तो मुख्यमंत्री खामोश है, दिल्ली जाकर बैठे हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि उनकी दुख की घड़ी में आज कौन उनके साथ खड़ा है। और यही कारण था कि 2020 में चिराग मॉडल इन जन भावनाओं का ही प्रतिबिंब था। इसी वजह से 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आज पेयजल की समस्या आप देख रहे हैं, सुखाड़ इलाकों में चले जाइए, भाई पीने का पानी नहीं है। आप लोग के भी परिचित कई ऐसे इलाकों में होंगे, हमारी खुद की लोकसभा में आप चले जाइए, अलीगंज में चले जाइए, सिकंदरा में चले जाइए, सोनो में चले जाइए, चकाई विधानसभा का प्रखंड, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। और ये क्या है वो हरियाली वाला प्रोजेक्ट, जल जीवन हरियाली, ये उसकी तारीफ करते नहीं करते। नल का जल पहुंचाएंगे, कौन नहीं जानता भैया नल का जल क्या हो रहा है। पानी को लिफ्ट करा के आर्सेनिक वाटर उठा के ऐसी ऐसी जगहों पे भिजवा रहे हैं। राजगीर हम लोग जाते हैं, लोग जाते हैं स्किन के लाभ के लिए, जाकर डुबकी लेते हैं कि भैया पानी वहां का इतना अच्छा है तो डुबकी ले लेंगे तो जितने भी स्किन से जुड़े हुए रोग हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वहां पे जाके आर्सेनिक वाटर ये जाके मिला रहे, फ्लोराइड वाटर क्या ये वो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ बिहार में ये क्या कर रहे हैं। आज लोग एक एक बूंद के लिए तरफ है। बालू खनन पे ये रोक नहीं लगा, अवैध बालू खनन होता रहेगा। वाटर लेवल कितना नीचे चला गया, एक साल में कितना फीट नीचे गया, लगभग 30-35 फीट नीचे चला गया वाटर टेबल। अब सोचिए इसी तरीके से वाटर टेबल नीचे जाता गया। आज जाके आप देख लीजिए हैंडपंप कोई काम नहीं कर रहा, लोगों ने मांग करना छोड़ दिया हैंडपंप का, क्योंकि उससे पानी निकल ही नहीं रहा, वाटर टेबल इतना नीचे चला गया। क्या इनको चिंता है भविष्य की? क्या एक अकाल प्रदेश हम आने वाले भविष्य को लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर जाएंगे? पर कौन बात कर रहा है इसमें? क्या मुख्यमंत्री ने एक शब्द इसमें बोलना जरूरी समझा? हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड फोरम पे जाकर ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग और इन तमाम चीजों की चर्चा करते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करनी जरूरी समझी कि हम आने वाले भविष्य को कैसा बिहार हम सौंप के जाना चाह रहे हैं? एक ऐसा बिहार जो बूंद बूंद के तरसे और वहां पे गोलियां बरसे, पानी की कमी हो पर गोली की बछाने की कोई कमी नहीं, लाठी गोलियां खुल के बरसेंगी, पर पानी मांगने जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा। ये बिहार मुख्यमंत्री बना। ऐसे में आने वाला समय फिर चुनाव का है भाई। प्रदेश की जनता देख रही कि कौन उनके साथ दुख सुख की घड़ी में खड़ा, और चुन चुन कर मुख्यमंत्री जी से सवाल के जवाब मांगे जाएंगे 2024 में और 2025 में।